आज लोकसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि विपक्ष हार की हताशा में कभी ईवीएम को, कभी वोटर लिस्ट को और अब तो सीधे चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहा है। वोट चोरी का फेक नैरेटिव फैलाकर विपक्ष के नेता पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कर रहे हैं। इसे देश सहन नहीं करेगा। दरअसल कल राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान कुछ सवाल पूछे थे, कुछ मुद्दे उठाए थे, उन सब का आज जवाब दिया गया और जवाबों से तिल मिलाए राहुल गांधी ने बीच में टोका टाकी भी खूब की, थोड़ी नोकझोंक भी हुई। और इसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की हार की वजह ईवीएम नहीं है, कांग्रेस का नेतृत्व है और जो दल कांग्रेस की हां में हां मिला रहे हैं, कांग्रेस के चक्कर में फंस रहे हैं, वो थोड़ा बच कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस खुद तो डूब रही है, साथियों को भी ले डूबेगी। कल राहुल गांधी ने 4 सवाल किए थे। इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति से चीफ जस्टिस को क्यों हटाया? वोटिंग की सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद डिलीट करने का नियम क्यों बनाया गया? इलेक्शन कमिश्नर्स को लीगल इम्यूनिटी क्यों मिली हुई है? और वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी करती है और चुनाव जीतती है। आज अमित शाह ने इन सारे सवालों पर बड़ी डिटेल में तथ्यों के साथ जवाब दिए और ऐसे जवाब दिए कि कांग्रेस के नेता सदन छोड़कर भाग गए, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के दौरान बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया था, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की बात की थी, इसलिए अमित शाह ने बात यहीं से शुरू की। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एटम बम, हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा करते हैं, लेकिन उनके सारे बम फुस साबित हुए, क्योंकि उनमें सच्चाई का बारूद नहीं था। सुनो ना, दो बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। मान्यवर, जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ, इसके सारे जवाब मेरे पास है। मान्यवर, अब ये कहते हैं कि 2-2 जगह है, 2-2 जगह मतदाता है। मान्यवर, किन किन लोगों के 2-2 जगह मतदाता, मैं इसमें जिनके नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार आरओ के पास से ले लिया गया। इसके कारण ये विसंगतियां खड़ी हुई है। किसके हैं? श्री प्रशांत किशोर जी के 2 जगह मतदाता है, पवन खेरा जी का भी है, तेजस्वी यादव का स्वयं का है, टी सिद्दीकी एनआईसी केरल के नेता का है, मान्यवर संजय सिंह आप पार्टी के नेता के हैं, एक किशोरी पेडनेकर यूबीटी शिवसेना के हैं, इनका भी है। मान्यवर, सामान्य गलतियां हैं, क्योंकि एक नियम आ गया, जिसका जब वोट काटने का जिसका अधिकार है उसको रोक लिया गया, तो आरओ वोट काट नहीं सकता था, इसलिए 2 जगह रह गए। अब वही एक गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है, मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हो। क्योंकि अमित शाह ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की थी, तो राहुल गांधी तुरंत बोलने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने अमित शाह को चुनौती दी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी सवाल उठाए थे उन पर बहस कर लीजिए। लेकिन अमित शाह ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि राहुल गांधी पहले यह तय कर लें कि वो चाहते क्या हैं। वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का इल्जाम लगाते हैं, वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए ही एसआईआर हो रहा है, तो एसआईआर का भी विरोध करने लगते हैं। होम मिनिस्टर ने कहा कि 2014 के बाद बीजेपी भी कई चुनाव हारी है, लेकिन कभी वोटर लिस्ट या चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन कांग्रेस हारती है तो इलेक्शन की प्रोसेस पर ही सवाल उठाने लगती है। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो।
Let us have very good idea. Let us have a debate on the press conference. Okay. माननीय Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए। तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। ये मतदाता सूची से नहीं होता। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। अमित शाह की स्पीच के दौरान राहुल गांधी बार बार टोका टाकी करते रहे, अपने सवालों के जवाब मांगते रहे। इस पर अमित शाह गुस्सा भी हो गए। अमित शाह ने कहा कि वो हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन ये राहुल गांधी तय नहीं करेंगे कि वो पहले क्या बात करेंगे। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। सर, ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। इसके बाद भी राहुल गांधी बार बार वोट चोरी की बात करते रहे, तो अमित शाह ने फिर कांग्रेस का पूरा इतिहास बता डाला। सारी डिटेल के साथ बताया कि वोट चोरी क्या थी, कब हुई, और नेहरू गांधी परिवार ने कब कब और कैसे कैसे वोट चोरी की। मान्यवर, वोट चोरी का कोहराम बचा है। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीता, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देंगे।
मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इसका मैं जवाब दूंगा इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने यहां क्यों दे रहे हैं? अदालत में जवाब देना है। राहुल गांधी ने दूसरा सवाल उठाया था इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया का और इलेक्शन कमीशन को मिली हुई लीगल इम्यूनिटी का। इस पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में जो कानून बना उसमें पहले से चुनाव आयोग को लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है, इसलिए यह सवाल तो जानकारी के अभाव में उठाया गया या फिर दुष्प्रचार की नीयत से किया गया। और जहां तक इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया का सवाल है, तो कांग्रेस के जमाने में तो बस प्रधानमंत्री इलेक्शन कमिश्नर्स का नाम तय कर देते थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रक्रिया तय करने का आदेश दिया। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया में विपक्ष के नेता को भी शामिल किया। अब कांग्रेस को इस पर भी आपत्ति है, तो कोई क्या कर सकता है? 73 साल तक इस देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून नहीं था। नियुक्ति प्रधानमंत्री सीधी कर देते थे। और मान्यवर, मैं आज ये पूरे देश को बताना चाहता हूं कि टोटल अब तक जितने चुनाव आयुक्त हुए और जितने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, ये सभी इसी प्रकार से हुए। 1950 से 1989 चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। प्रावधान क्या था? कोई कानून नहीं था। प्रधानमंत्री जी फाइल भेजते थे राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी नोटिफिकेशन बहाल नहीं करते। तो भाई उस वक्त बरोबर चुनाव था। 21 चुनाव आयुक्त, कमिश्नर और मुख्य चुनाव आयुक्त, और 21 और 29 इस प्रकार से हुए जिसमें कोई प्रधानमंत्री जी ही रखते थे। कांग्रेस पार्टी ने ही यह परंपरा बनाई थी। कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। मगर आज आरोप करना है इसलिए आपने चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी के कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते हैं। नवीन चावला, जिसको आपातकाल की भूमिका पर शाह आयोग ने कहा था ये निष्पक्ष नहीं है, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त गोपाल स्वामी ने इनके खिलाफ पक्षपात के सबूत भी भेजे, खारिज कर दिया। मान्यवर, सुने नहीं। हमारे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे समय पर विरोध होता है, मगर पक्षपात के सबूत किसने नहीं दिए? दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त करने वाली कमेटी में उनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह, सरकार की तरफ से 2 लोग होते हैं। विपक्ष का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 33% का है, इसलिए सरकार की मर्जी से ही फैसला होता है, उनकी बात सुनी जाती है। इस पर अमित शाह ने कहा कि यह तो जनता तय करती है कि कौन कितने % में होगा, इसमें नरेंद्र मोदी का क्या दोष है। इसके बाद अमित शाह राहुल गांधी के अगले सवाल पर आए। उनका मुद्दा था ईवीएम का। अमित शाह ने कहा कि वैसे तो ईवीएम राजीव गांधी लाए थे, लेकिन पूरा लोकसभा चुनाव ईवीएम के जरिए पहली बार साल 2004 में हुआ और उस इलेक्शन में बीजेपी हारी थी। 2009 में भी बीजेपी हारी थी। दोनों बार कांग्रेस की सरकार बनी, तब कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं उठाया, तब ईवीएम ठीक थी। लेकिन 2014 में उसी ईवीएम से बीजेपी जीत गई तो ईवीएम बुरी लगने लगी। अमित शाह ने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले इलेक्शन कमीशन के बुलाने पर भी नहीं जाते, कोर्ट में अपील नहीं करते, सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन अब जनता इनकी असलियत समझने लगी है। हर प्रकार से चेक कर कर ईवीएम का उपयोग सबसे पहली बार पूरे देश में 2004 में हुआ। 2004 का महत्व है माननीय, सबसे पहले 2004 में हुआ। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में ईवीएम का उपयोग हुआ, लाए राजीव गांधी, वहां से लेकर 2004 तक। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भाई? वो जीत गए। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए, चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू कर दी। वो सरकार में थे मान्यवर, ये क्या है? जब कानून आप लाए, मशीन आपने इंट्रोड्यूस किया, चुनाव आप पहला जीते मशीन से, दूसरा चुनाव जीते, मौत से 10 साल राज किया और हार गए तो फिर रोते हैं। मान्यवर, मैं आंकड़े लेकर आया हूं चुनाव आयोग को पूछकर आज कि कितने वीवीपैट और मशीन का मिलान नहीं हुआ। आज तक 16,000 मशीन और वीवीपैट का मिलान हुआ है, एक भी वोट का बदलाव नहीं। और आरोप लगाते गए। ईसीआई ने 2009 में एक छेड़छाड़ के आरोप पर भाग लेने के लिए 10 राज्यों में 100 ईवीएम लगाई गई। सब लोगों ने प्रयास किया, 2009 में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाए। फिर भी आरोप लगाए तो 2017 में इलेक्शन कमीशन ने जून 2017 में 3 दिन तक ईवीएम इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में रखे कि कोई भी पार्टी आकर, कोई भी टेक्नोक्रेट आकर, कोई भी साइंटिस्ट आकर ईवीएम को हैक कर कर बता दे। ये तो गए ही नहीं, ये नहीं गए। मैंने सोचा कि भाई कुछ गलती नहीं है, मान्यवर कोई गलती नहीं है तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे? फिर मुझे याद आया कि मान्यवर, जब इनके जमाने में चुनाव होते थे, बिहार और यूपी में सरकारें बनाती होती थी, पूरे के पूरे वोट के बक्से हाईजैक कर लिए गए। ईवीएम आने से ये बंद हो गया, ईवीएम आने से बंद हो गया। और मान्यवर, चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। ईवीएम का दोष नहीं है, चुनाव जीतने का तरीका जनादेश नहीं था, करप्ट प्रैक्टिसेस थी, इसके कारण चुनाव जीतते थे। अब आज ये पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। अमित शाह ने आज विपक्ष को और खासकर उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव हारने के लिए ऑपोजिशन के लीडर्स चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ऑपोजिशन पार्टीज ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी हैं। इसलिए उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस स्वामीनाथन का उदाहरण दिया, जिनके खिलाफ विपक्षी दल महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उन्होंने एक मंदिर में दिया जलाने का ऑर्डर दे दिया था। अगर ये मानते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए। मान्यवर, कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। अमित शाह चुन चुनकर विपक्ष पर हमला कर रहे थे। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक की बात बताई, तुष्टीकरण को लेकर ऑपोजिशन को आईना दिखाया और ऑपोजिशन के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था।
इसके बाद अमित शाह ने जैसी घुसपैठियों की बात की तो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। लेकिन अमित शाह इसके बाद भी 10 मिनट तक बोले। उन्होंने वॉकआउट को लेकर भी विपक्ष को घेरा। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को मालूम है कि देश के लोग तो उनको वोट देते नहीं, अब ये लोग घुसपैठियों के भरोसे हैं, लेकिन एसआईआर के जरिए घुसपैठियों के नाम भी वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं। घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मुहिम चल रही है, इसीलिए विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। मैं मेरे मन से मानता हूं, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूं कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। हालांकि सदन से बाहर आकर विपक्ष के नेताओं ने फिर अपने आरोप दोहराए। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने 1 घंटे तक अमित शाह का भाषण सुना, लेकिन उनके किसी सवाल का जवाब नहीं मिला, तो सदन में बैठकर हम क्या करते, इसलिए वॉकआउट कर दिया। जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। देखिए, मैंने 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब बिल्कुल वो कह रहे हैं आप लोग डर गए। नहीं, हम कहाँ डरे। राहुल गांधी 4 साल से वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। पहले वो ईवीएम को मुद्दा बनाते थे, फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाने लगे, और अब सीधे चुनाव आयोग पर, चुनाव आयुक्तों पर हमला करते हैं। सारे सवालों पर जवाब दिए जा चुके हैं। चुनाव आयोग एक बार नहीं, कई बार पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट स्थिति स्पष्ट कर चुका है, सरकार जवाब दे चुकी है, लेकिन राहुल गांधी के इल्जाम वहीं के वहीं है। हकीकत यह है कि गड़बड़ी ना ईवीएम में है, ना वोटर लिस्ट में है, गड़बड़ी नीयत में है। राहुल भी समझते हैं कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस इतने चुनाव हार चुकी है कि अब पार्टी के अंदर भी उनकी लीडरशिप पर सवाल उठने लगे हैं। इससे बचने के लिए, कांग्रेस की हार के लिए चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है, और अमित शाह ने आज यही बात कह दी।